बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग आपके सिलेबस और बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीए पार्ट 2 में पहला पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और दूसरा पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। मैं डॉक्टर रवि प्रताप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपका सेकंड पेपर लूँगा यानी कि तुलनात्मक शासन एवं राजनीति वाला पेपर। सबसे पहले उचित होगा कि इस पेपर का जो कोर्स है उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। जैसा कि विदित है, आपका कोर्स 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। क्वेश्चन पेपर में हर यूनिट से 2 सवाल पूछे जाएंगे और हर यूनिट से 1 सवाल करना होगा, यानी कि इन ऑल 5 सवाल करने होंगे और हर यूनिट से 1 सवाल करना अनिवार्य होगा। यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है वो है तुलनात्मक शासन के अध्ययन के उपागम। इसके अंतर्गत 1, 2, 3 की जो सब टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, तुलनात्मक शासन एवं तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। दूसरा सब टॉपिक है प्रकृति और विषय क्षेत्र और तीसरा सब टॉपिक है परंपरागत और आधुनिक उपागम। यानी कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने का पुराना तरीका क्या होता था और आधुनिक तरीका क्या होता है। यूनिट 2 की जो हेडिंग है वो है संविधान और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 जो सब टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, संविधान, उसका अर्थ और उसके निर्माण की प्रक्रिया। नंबर 2, संविधान का संशोधन। नंबर 3, संविधानवाद, अर्थ, प्रकृति और संविधानवाद के प्रकार। नंबर 4, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। और नंबर 5, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यूनिट 3 पे आइए। अब यूनिट 3 की जो हेडिंग है वो है सरकारों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। इसके अंतर्गत भी 5 सब टॉपिक्स हैं। नंबर 1, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार। नंबर 2, संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार। और नंबर 3, संयुक्त सरकार या साझा सरकार। नंबर 4, लोकतंत्र और अधिनायकवाद। और नंबर 5, स्थानीय स्वशासन। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लाभ के लिए मैं ये बता दूं कि एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब यूनिटरी एंड फेडरल, संसदीय और अध्यक्षात्मक का मतलब है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, साझा सरकार का मतलब है कोलिशन गवर्नमेंट, और उसके बाद लोकतंत्र और अधिनायकवाद, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, और स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
इसके बाद हम यूनिट 4 पर आते हैं। यूनिट 4 जो है वो कुछ इस प्रकार है: राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण, राजनीतिक दल और दबाव समूह, यानी कि पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसके अंतर्गत भी जैसा कि ऊपर के यूनिट्स में चला है 1, 2, 3, 4 सब टॉपिक्स चलेंगे। नंबर 1, राजनीतिक दलों का संगठन और कार्य। राजनीतिक दलों का संगठन और कार्य। नंबर 2, दलीय व्यवस्था के प्रकार, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार का दल होता है। उसके बाद कम्युनिस्ट मॉडल में किस प्रकार का दल होता है चीन के विशेष संदर्भ में। तीसरी सब यूनिट है रोल ऑफ पार्टीज़ इन मॉडर्न स्टेट्स, यानी कि आधुनिक राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका। नंबर 4 है दबाव समूह। दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स, उनका अर्थ, महत्व और दबाव समूहों के प्रकार। और इसके बाद नंबर 5 सब हेडिंग है दबाव समूहों की भूमिका और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकें। अब हम अंतिम यूनिट यानी कि यूनिट 5 पर आते हैं। इसकी हेडिंग है इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन, यानी कि निर्वाचन और लोकमत। नंबर 1, निर्वाचन व्यवस्था और मतदान व्यवहार। नंबर 2, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जनमत संग्रह, उपक्रम और प्रत्यावर्तन। और इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग स्विट्ज़रलैंड के विशेष संदर्भ में अध्ययन करेंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली बहुत ही ज़्यादा स्थापित है और बहुत ही उसका ज़्यादा उपयोग हुआ जा रहा और बहुत सफल भी है इस देश में। इसलिए स्विट्ज़रलैंड के विशेष संदर्भ में इन उपकरणों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा जो इसी यूनिट में जो अगला पॉइंट है वो है लोकमत और जनसंचार के माध्यम या संप्रेषण के माध्यम, उसका अर्थ, प्रकृति, भूमिका और महत्व। और लास्ट सब हेडिंग है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। तो ये तो था आपका कोर्स तुलनात्मक शासन एवं राजनीति में। अब कोई भी विषय पढ़ने से पहले जो एक बहुत ही सामान्य प्रश्न दिमाग में उठता है कि कौन कौन सी उपयोगी पुस्तकें हैं, तो उन कुछ उपयोगी पुस्तकों के नाम हम आपको बता देते हैं, उनको नोट कर लीजिए। नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा। तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, राइटर हैं C.B. गेना। राइटर हैं C.B. गेना, GENA। दूसरी किताब है तुलनात्मक राजनीति, O.P. गौबा। आपने नाम सुना होगा। पार्ट 1 में आप लोगों ने O.P. गौबा साहब की पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूर पढ़ी होगी। बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं और पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे अनेक किताबें बहुत सरल भाषा में लिखी हैं। तो तुलनात्मक राजनीति
बाई O.P. गौबा भी एक उपयोगी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक, इसका नाम बताने जा रहे हैं, बड़ी छोटी सी पतली सी पुस्तक है और एकदम कॉम्पैक्ट पुस्तक है, लेकिन एकदम गागर में सागर है। इस किताब का नाम है तुलनात्मक राजनीति, श्री राम महेश्वरी। अगली पुस्तक है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, S.C. सिंघल। उसके बाद तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं, प्रभुदत्त शर्मा। अगली पुस्तक आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही व्यापक पुस्तक है, बहुत मजे हुए ऑथर हैं, खूब डिटेल में लिखा हुआ है, सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। तुलनात्मक राजनीति, U.R. घई, GHAI। उसके बाद अगली पुस्तक है तुलनात्मक राजनीति, J.C. जौहरी। तुलनात्मक राजनीति, J.C. जौहरी। तो ये तो थी किताबें हमारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना विषय हिंदी मीडियम से ऑप्ट किया है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो, यद्यपि उनकी संख्या कम है, परंतु हमारा अनुभव ये कहता है कि हर साल 2-4 ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो कि विषय को अंग्रेज़ी माध्यम से लेते हैं। तो उनके हमेशा ये डिमांड रहती है कि सर आप इंग्लिश में भी किताब बता दीजिए। तो उनकी सहूलियत के लिए अब मैं इंग्लिश में भी लिस्ट दे रहा हूँ। और हमारे बहुत से हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी आगे पढ़ना चाहते हैं और वो भी जो है इंग्लिश मीडियम के बुक्स कंसल्ट करते हैं और फिर वो अपना ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो उनके लिए भी ये किताबें उपयोगी होंगी। तो ये किताबें कुछ इस प्रकार हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, श्री राम महेश्वरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, श्री राम महेश्वरी। श्री राम महेश्वरी का नाम ऊपर भी आया है और श्री राम महेश्वरी साहब ने ये जो किताब है तुलनात्मक राजनीति और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये एक ही किताब है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखी है। उसके बाद दूसरी अंग्रेज़ी की किताब है मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अप्रोचेस, मेथड्स एंड इश्यूज़। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अप्रोचेस, मेथड्स एंड इश्यूज़। राइटर हैं S.N. रे। राइटर हैं S.N. रे। उसके बाद फिर से U.R. घई का नाम आता है। U.R. घई साहब ने जैसे तुलनात्मक राजनीति हिंदी में लिखी है, वैसे उन्होंने अंग्रेज़ी में भी लिखी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय U.R. घई। उसके बाद एक और बहुत अच्छी किताब है, एक फॉरेन ऑथर ने लिखी है, पॉलिटिक्स, एंड्रू हेवुड। पॉलिटिक्स, एंड्रू हेवुड की किताब। और उसके बाद जो अगली किताब है उसका नाम है थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी। थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी। तो ये किताबें जो थीं वो आपकी पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही उपयोगी और उचित किताबें हैं और चुनिंदा किताब हैं। यूँ तो बाज़ार में ढेरों किताबें होती हैं, लेकिन हमारा ये मत है सीमित किताबों से और अच्छी किताबों से पढ़ना चाहिए। अब हम लोग यूनिट 1 पर आते हैं। यूनिट 1 में जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तुलनात्मक शासन से संबद्ध है, तुलनात्मक राजनीति से संबद्ध है। तो सबसे पहले हम लोग जो है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है। और तुलनात्मक राजनीति का अर्थ जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो इसको हम लोग तुलनात्मक शासन से कंपेयर करेंगे, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को
हम लोग कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे, जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है और तुलनात्मक शासन का क्या अर्थ है, क्या माइन्यूट डिफरेंस दोनों में आ रहा है। और प्रकृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक तरह से उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं, उसके नेचर के बारे में बात करते हैं, और विषय क्षेत्र या स्कोप कि उसमें क्या विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है, आखिर क्या पढ़ाया जाता है, आखिर उसका दायरा क्या है। तो विषय क्षेत्र में हम ये पढ़ते हैं। तो हम लोग तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र इसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। एक एक शब्द जो है वो बहुत महत्व रखता है और इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे इसको बोलूँगा, क्योंकि और जहाँ पर किसी पॉइंट को समझाने की ज़रूरत है, हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उस पर मैं रुक कर उस चीज़ को और एलैबोरेट करूँगा। देखिए, तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार का एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन है जिससे उनकी समानता असमानता का ज्ञान हो तथा उन्हें समझने, उनके स्पष्टीकरण देने और उनके संबंध में भविष्यवाणी करने तथा राजनीतिक समानीकरण स्थापित करने की स्थिति उत्पन्न हो सके। डेफिनेशन जो है थोड़ी सी कठिन लग रही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो क्लियर होती जाएगी। देखिए, 2-3 वर्ड्स जैसे हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में राजनीतिक व्यवस्था वर्ड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंग्रेज़ी में उसको पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए, पूरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर कोई एकमात्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है तो वो है राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम। और पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करता है। ये तो थी तुलनात्मक राजनीति की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं तुलनात्मक शासन के बारे में क्या किया गया है। तुलनात्मक शासन में राज्यों, उनकी संस्थाओं तथा कार्यकलाप का अध्ययन सम्मिलित है। उसके अंतर्गत गैर शासकीय संस्थाओं को समाविष्ट नहीं किया जाता है और न उसका संबंध उनकी कार्यप्रणाली से है। तो ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ को जो है हमको ध्यान में रखना होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो यूँ देखिए कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र इन सीमाओं से बंधा नहीं है। तुलनात्मक राजनीति का विषय राजनीति है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का विषय पॉलिटिक्स है, अर्थात शक्ति संबंध। जहाँ जहाँ शक्ति संबंध या शक्ति की अंतर्क्रिया होती है वहाँ वहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है। तो तुलनात्मक राजनीति का विषय राजनीति है, अर्थात शक्ति संबंध। वे जहाँ कहीं भी देखने को मिलते हों, वे जहाँ कहीं भी देखने को मिलते हो। इस प्रकार उनका क्षेत्राधिकार केवल राज्य तक सीमित नहीं है, उसके अंतर्गत गैर शासकीय संस्थाएं भी आती हैं, जैसे परिवार, क्लब, श्रमिक संघ, राजनीतिक दल, हित समूह इत्यादि। तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल राज्य, उसकी संस्थाओं
तथा प्रक्रियाओं से ही नहीं है, उसके अंतर्गत राज्येतर यानी कि राज्य से इतर जो है, जो गैर शासकीय चीज़ें भी हैं, गैर राज्यीय चीज़ें भी हैं, लेकिन जहाँ पर शक्ति का संबंध होता है वो सब भी आती हैं। उसके अंतर्गत राज्येतर संदर्भों का भी अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए नेतृत्व, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संघर्षों का समाधान, सौदेबाजी, संचार, निर्णयकरण इत्यादि। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र तुलनात्मक सरकार से कहीं अधिक व्यापक है। तुलनात्मक सरकार में जहां विभिन्न व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है, वहीं तुलनात्मक राजनीति में इन विषयों के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, इन विषयों का तो किया ही जाता है, इन विषयों के अतिरिक्त उन सभी विषयों का अध्ययन होता है जो गैर राज्यीय राजनीति से संबंधित हैं। उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो कि नॉन गवर्नमेंटल हैं, सरकार या शासन से नहीं क्या कहते हैं संबंधित हैं, फिर भी जहाँ पर पॉलिटिक्स होती है, जहाँ शक्ति होती है, जहाँ संघर्ष होता है, चाहे वो गैर शासकीय हों, गैर राज्यीय हों, उनका भी अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? तुलनात्मक राजनीति में। और तुलनात्मक शासन में सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड या शासन से रिलेटेड चीज़ होती है। तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये तुलनात्मक राजनीति है वो कहीं ज़्यादा व्यापक है। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक शासन के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक है। एक और वर्ड आता है कंपैरेटिव एनालिसिस या तुलनात्मक विश्लेषण। तो तुलनात्मक विश्लेषण किसी भी वैज्ञानिक क्रिया का अंग हो सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, और राजनीति विज्ञान उसमें सम्मिलित है। कंपैरेटिव एनालिसिस कहीं भी हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तुलनात्मक विश्लेषण, दो चीज़ों को आप ले लीजिए किसी भी क्षेत्र में, और पॉलिटिकल साइंस में भी ये लागू होती है कंपैरेटिव एनालिसिस। तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक विश्लेषण का पर्यायवाची है। तो चाहे तुलनात्मक विश्लेषण कह लीजिए, चाहे तुलनात्मक पद्धति कह लीजिए, एक ही निष्कर्ष निकलता है। इसके बाद निष्कर्ष ये है कि तुलनात्मक विश्लेषण और तुलनात्मक पद्धति राजनीतिक क्रियाकलाप के अध्ययन की एक तकनीक है। ध्यान दीजिएगा कि तुलनात्मक विश्लेषण और तुलनात्मक पद्धति राजनीतिक क्रियाकलाप के अध्ययन की एक तकनीक है। तुलनात्मक शासन का अर्थ संकीर्ण है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति शब्द अधिक स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि उसको वे सीमाएं नहीं बांधती हैं जिनसे तुलनात्मक शासन बंधा हुआ है। तुलनात्मक शासन की या कंपैरेटिव गवर्नमेंट की एक सीमा हो जाती है, गवर्नमेंट तक रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन तक रिलेटेड है। तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ब्रॉड है, व्यापक है। गैर राज्यीय संस्थाओं में भी जो राजनीति हो रही है, गैर शासकीय संस्थाओं में भी जो राजनीति हो रही है, वो भी कवर्ड होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो हमको ये देखना है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का महत्व क्या है, या तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है। तुलनात्मक राजनीति सभी देशों में
निरंतर बढ़ते हुए महत्व का विषय बनती जा रही है। आज अधिकाधिक लोग विदेशों की यात्रा करते हैं और इस प्रकार उनका विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संपर्क होता है। अतः आज लोगों में इस बात की जानकारी प्राप्त करने की सक्रिय रुचि है कि अन्य राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार काम करती हैं। तुलनात्मक राजनीति नागरिक को अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता देती है और इससे वह अधिक ज्ञान संपन्न और परिपक्व बनता है। तो देखिए कितना प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। इसके साथ साथ तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य बहुत ऊंचे हैं, अर्थात अध्ययन को उठाकर वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचाना। तुलनात्मक राजनीति के अध्येता अध्ययन से संबंधित किसी निर्दिष्ट प्रकरण के विषय में जानकारी एकत्र करते तथा उसका वर्गीकरण और निर्वचन करते हैं और इस प्रकार वे सामान्यीकरणों की स्थापना करते हैं। वे अनुसंधान की अनुभविक पद्धति का प्रयोग करते हैं और राजनीतिक परिदृश्यों के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान की रचना करते हैं। देखिए तुलनात्मक राजनीति को जो है एक तरह से साइंटिफिक बना दिया गया है मॉडर्न टाइम्स में। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं वो कोई भी जो विषय होता है उस विषय का जानकारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसका क्लासिफिकेशन करके उसका इंटरप्रिटेशन करके और फिर कुछ कंक्लूजन्स सामान्यीकरण मतलब कंक्लूजन्स या जनरलाइजेशंस निकालते हैं कि ऐसी ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो ऐसा होता है, इसके विपरीत जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये होता है। और एक्सपीरियंस्ड बेस्ड उनकी अप्रोच होती है अनुसंधान में, रिसर्च में एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच होती है। जैसे कि साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसमें भी वो फील्ड में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और तब चीज़ों को वो एसिमिलेट करते हैं और सामान्यीकरण करते हैं, यानी कि जनरलाइजेशंस करते हैं। अंत में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि नीति निर्धारण के लिए भी, पॉलिसी मेकिंग के लिए भी तुलनात्मक राजनीति का महत्व कोई कम नहीं है। उदाहरण के लिए विदेशों की राजनीति का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके प्रवृत्तियों के विषय में भविष्यवाणी करना संभव हो सकता है और उनका विश्लेषण करके ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो अपने देश पर लागू हो सकें। भाई हम अगर अपने देश में पॉलिसी मेकिंग करते हैं, अगर हमने मान लीजिए दूसरे देशों में वही एक्सपेरिमेंट्स पॉलिटिक्स के फील्ड में पहले हो गए हों तो उनका हम जो है अध्ययन पहले से कर लें। मान लीजिए वो अमेरिका में पहले हो चुका है, कनाडा में पहले हो चुका है, ग्रेट ब्रिटेन में पहले हो चुका है, उनकी जानकारी इकट्ठा करके और उस जानकारी से हम लाभ उठाते हुए उस जानकारी को अपने देश में लागू करते हुए और पॉलिसी मेकिंग में हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था वो मैंने आपको एक बहुत ही सीमित और नपे-तुले शब्दों में ये बताने की कोशिश की है कि तुलनात्मक शासन क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर होता है और तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व होता है। इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।